वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग के बारे में। तो स्कैफोल्डिंग का जो एडनॉक का स्टैंडर्ड है वो है HSE OSST 16 और जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है वो है 12811-1-2003। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज स्कैफोल्डिंग, कि स्कैफोल्डिंग क्या है और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, कि स्कैफोल्डिंग के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से इसमें यूज़ किए जाते हैं और कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या है। तो जो स्कैफोल्डिंग है वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। वो इसलिए इरेक्ट किया जाता है या तो वो एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए टेम्पररी, या वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए। मोस्ट कॉमनली ये कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का जो काम होता है उसमें एक सेफ और स्टेबल वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं। जहाँ पे फ्लोर लेवल पे खड़े होकर काम करना मुमकिन नहीं होता, तो वहाँ पे हम स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सोल प्लेट है, बेस प्लेट है, स्टैंडर्ड्स हैं, लेजर्स हैं, किकर लिफ्ट है, ट्रांसम है, ब्रेसिंग है, पाइप, क्लैंप, टो बोर्ड, प्लैंक, टॉप रेल, मिड रेल, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार, फॉल्स अप्राइट और लैडर है। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि कौन सा जो है कंपोनेंट वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो हम अब इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा जो कंपोनेंट है स्कैफोल्डिंग का वो किस जगह पे यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स हैं। फिर इसके बाद ट्रांसम आ जाते हैं। ट्रांसम ये ऑरेंज कलर के पाइप हैं जो प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने के लिए, उसका वेट उठाने के लिए लगाए जाते हैं। फिर ये लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग आ जाती है। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स ब्रेसिंग आ जाती है। ब्रेसिंग का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि वो जो उस स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी देती है। फिर टॉप रेल आ जाती है। तो ये जो ब्राउन पाइप है वो टॉप रेल है। फिर मिड रेल आ जाती है। तो मिड रेल आप देख सकते हैं कि कहाँ पे यूज़ होती है। फिर टो बोर्ड आ जाता है। तो प्लेटफॉर्म के साथ टो बोर्ड आएगा। फिर ये जो ब्लू पाइप हैं इसको पोस्ट और स्टैंडर्ड दोनों चीज़ें कह सकते हैं आप। यूजली स्टैंडर्ड ही कहते हैं। फिर लेजर्स आ जाती हैं। हाँ, इसको रनर भी कहते हैं, ये जो ग्रीन पाइप हैं। फिर बेस प्लेट आ जाती है। फिर सोल बोर्ड आ जाता है। तो बेस प्लेट और सोल बोर्ड का पर्पज़ यही होता है कि वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार आ जाती है। फिर उसके बाद बेस लिफ्ट या किकर लिफ्ट आ जाती है। ये जो ग्रीन पाइप है जो ज़मीन के ऊपर लेवल पे वाला जो लेजर होता है उसे किकर लिफ्ट कहते हैं। फिर फॉल्स अपराइट आ जाता है। फिर फिक्स्ड कपलर्स आ जाते हैं और फिर स्विवल कपलर्स आ जाते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपने देखे हैं कि ये कहाँ-कहाँ पे स्कैफोल्डिंग में यूज़ होते हैं। तो स्कैफोल्डिंग के जो कंपोनेंट्स हैं उनका यूजेस और उनके बारे में थोड़ी डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले सोल बोर्ड को देख लेंगे। ये जो तस्वीर में आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है लकड़ का, इसको सोल बोर्ड कहते हैं। तो सोल बोर्ड का पर्पज़ क्या होता है कि उसका पर्पज़ यही होता है कि जहाँ पे जो ग्राउंड है वो अगर सॉफ्ट है, तो वो स्टैंडर्ड के नीचे सोल बोर्ड यूज़ किए जाते हैं ताकि जो वेट है, जो लोड है स्कैफोल्डिंग का उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जो स्टैंडर्ड है वो ज़मीन के अंदर ना धँस जाए। तो इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो 300 बाय 300 बाय 6 तो इसकी जो थिकनेस है वो 6 रहेगी। अगर हम किसी रूफ़ के ऊपर स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं तो अगर उसकी थिकनेस रूफ़ की 75 से लेस है, तो वहाँ पे भी हम फिर सोल बोर्ड यूज़ करते हैं। फिर बेस प्लेट आ जाती है। तो बेस प्लेट जो है वो भी उसका पर्पज़ सेम ही है कि वो जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ की जाती है, ताकि स्कैफोल्डिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ज़मीन में ना धँस सकें। तो इसका जो साइज़ होता है वो भी 150 बाय 150 बाय 6 होता है। तो हर स्टैंडर्ड के नीचे जो है वो बेस प्लेट यूज़ की जाती है। फिर एडजस्टेबल बेस जैक आ जाता है। तो जो एडजस्टेबल बेस जैक है, जहाँ पे हमने स्कैफोल्डिंग बनानी है, अगर वो सरफेस जो है वो लेवल नहीं है, अनइवन सरफेसेस है, तो फिर हम बेस जैक को एडजस्ट करके उससे हम स्कैफोल्डिंग को लेवल करते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो 30 KN यानी कि 3059.15 kg होता है। तो जो लिफ्ट जैक है इसका जो ये जो नट आपको नज़र आ रहा है, इसको हम इसके 2/3 तक ही, इतनी हाइट तक ही ओपन कर सकते हैं। इससे ऊपर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा ओपन करेंगे तो फिर जो स्कैफोल्डिंग है वो स्टेबल नहीं रहेगी, उसके गिरने का खतरा रहता है। फिर किकर लिफ्ट आ जाता है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो ज़मीन से सबसे पहला ऊपर लेजर होता है, यानी ये जो फासला है इसका ज़मीन से, ये इसको किकर लिफ्ट कहते हैं और इसकी जो हाइट होती है वो 150 अबव द ग्राउंड होती है। तो ये सबसे पहला जो लिफ्ट ज़मीन से ऊपर होता है, उसको किकर लिफ्ट कहते हैं।
फिर ट्यूब्स आ जाती हैं। तो ट्यूब्स जो होती हैं स्कैफोल्डिंग की, इनका जो आउटर डाया होता है वो 48.3 होता है। तो इनको यूज़ करने से पहले प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए, ये ताकि पता चल सके कि वो कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। फिर स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। स्टैंडर्ड को पोस्ट भी कहते हैं और वर्टिकल भी कहते हैं। तो ये जो स्ट्रेट ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे के सारे ये स्टैंडर्ड हैं। तो स्टैंडर्ड जो है वो जितना भी स्कैफोल्डिंग का वेट है वो स्टैंडर्ड कैरी करता है। और जो मैक्सिमम स्पेस होता है 2 स्टैंडर्ड के दरमियान, वो 2 मीटर होना चाहिए। और ये जो 2 स्टैंडर्ड के दरमियान जो ये जो डिस्टेंस है, इसको बे लेंथ कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है कि आप कौन-सी कैटेगरी की स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं, यानी कि वो हैवी है, मीडियम है या लाइट वेट है। तो ये डिस्टेंस उस हिसाब से भी डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो इसका डिस्टेंस है वो 2 मीटर को एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर लेजर्स आ जाते हैं। तो लेजर्स जो हैं ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स होती हैं जो 180 डिग्री पे होती हैं। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर वाली साइड जो है उसमें फिक्स की जाती हैं। ये जो आपको पिक्चर में ये नज़र आ रही हैं ये ट्यूब्स, ये सारी इनको हम लेजर कहते हैं। तो जो 2 जॉइंट हैं लेजर के वो एक बे में नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 स्टैंडर्ड के दरमियान का जो फासला है उसको हम बे कहते हैं। तो अगर सपोज़ करें कि यहाँ पे एक जॉइंट है, तो दूसरा जॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक जॉइंट यहाँ पे है तो दूसरा फिर यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक ही बे में सारे जॉइंट्स आएँगे तो फिर स्कैफोल्डिंग जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी। वो किसी वक़्त भी वो कोलैप्स करने का खतरा रहता है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है 2 लेजेस के दरमियान, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेजर के दरमियान का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर होना चाहिए। फिर आ जाता है ओवरहैंग। तो ये जो आपको ये पाइप नज़र आ रहे हैं, ये दोनों पाइप, ये इस जहाँ से ये बाहर निकले हुए हैं इसको हम ओवरहैंग कहते हैं। तो जो मिनिमम ओवरहैंग है वो 50 होना चाहिए और जो मैक्सिमम ओवरहैंग है वो 150 होना चाहिए। यानी 50 से कम नहीं होना चाहिए और 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ट्रांसम आ जाते हैं। तो ट्रांसम जो है वो भी स्टैंडर्ड के इन साइड पे जो है प्लेस किए जाते हैं। तो जो ये आज आपको नज़र आ रहे हैं पिक्चर में, ये ट्रांसम है। तो ये 2 ट्रांसम के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसम जो होते हैं वो बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो जो प्लेटफ़ॉर्म है उसका जो वेट है वो ट्रांसम उठाते हैं।